गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसीटीज के बारे में। हम जानते हैं कि ये एस्कोमाइसीटीज जो क्लास है, माइकोटा में सबसे बड़ी क्लास एस्कोमाइसीटीज है। पूरी जितनी फंजाई की क्लासें हमने आज अभी तक पढ़ी है कि दो में इसको डिवाइड किया गया है, मिक्सोमाइकोटिना, यूमाइकोटन, ट्रू फंजाई में एस्कोमाइसीटीज है को रखा जाता है। और ये जो एस्कोमाइसीटीज है इसको सेक फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले तो हम जानेंगे इसके कॉमन लक्षण, विशेष लक्षण एस्कोमाइसीटीज में कौन कौन से। सबसे बड़ी क्लास है एस्कोमाइसीटीज, 17 से इसके अंदर जातियां हैं, इस वंश है। और ये जो सेक फंजाई कहने का कारण इसको कहा जाता है सेक फंजाई। इस पर क्वेश्चन बहुत सा पूछा जाता है कि किस फंजाई को सेक फंजाई कहा जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में, जनरल लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, हम इसके इसका माइसीलियम किस प्रकार का है, और बाद में देखेंगे कि इसको सेक फंजाई कहने का कारण क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो एस्कोमाइसीटीज है उसकी जो शेल वॉल है वो ग्लूकोन और काइटिन की बनी होती है, जबकि जहां हमने देखा ओमाइसीटीज में जो मेनली जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई है, ग्लूकोन नामक पॉलीसेकेराइड की बनी। काइटिन वहां पर नहीं पाया जाता, कुछ मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। लेकिन यहाँ जो एस्कोमाइसीटीज है उसमें काइटिन पाया जाता है। काइटिन पाया जाना, काइटिन एक फंगल सेलुलोज है, फंगल सेलुलोज के नाम से इसको जाना जाता है काइटिन को। तो काइटिन यहाँ पर पाया जाएगा कोशिका भित्ति के अंदर। कोशिका है जो यूकेरियोटिक प्रकार की है। अब बात की जाए इसके माइसीलियम की। हम जानते हैं कि जो कवकों का शरीर है वो किससे बना है, कवक तंतु से, और बहुत सारे कवक तंतु मिल करके कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ जो कवक माइसीलियम है, कवक तंतु है, ये होगा पटयुक्त। अभी तक हमने देखा वूमाइसीटीज में, वूमाइसीटीज में जो माइसीलियम है वो नॉन सेप्टेट है, अर्थात उसके अंदर पट, ये जो पट होते हैं, पट कहा जाता है दरवाजे। एक कमरे से दूसरे दरवाजे में कमरे में जाते हैं हम तो क्या होते हैं, पट या दरवाजे पाए जाते हैं। तो ये पट है, इसको बोलते हैं सेप्टा है, सेप्टेट है, सेप्टा बोलेंगे इसको। तो माइसीलियम जो है वो कैसा होगा, सेप्टेट होगा। कवक तंतु कैसा, सेप्टेट पटयुक्त पाया जाता है। और कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। प्रत्येक जो एक प्रत्येक कोशिका है इसमें अंदर के केंद्रक पाया जाएगा। यहाँ पट की खासियत ये है कि पट जो है वो छिद्रित है, पोरस है। पोरस का मतलब यहाँ पर जो पट है वो पूरा कंप्लीट पट नहीं है, बीच में छिद्र पाए जाते हैं। तो छिद्र इतने ही होते हैं कि यहाँ से सिर्फ कोशिका द्रव, जो कोशिका द्रव है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। ये जो कोशिका द्रव है वो इधर जा सकता है और उधर से इधर आ सकता है। लेकिन यहाँ से ये जो पट है उसमें से केंद्रक एक कोशिका से दूसरी कोशिका में नहीं जा सकते। तो ये इसकी खासियत होगी कि यहाँ पर जो माइसीलियम है, कवक तंतु है, वो पटयुक्त है। और पट कैसे होंगे, छिद्रित होंगे, जिसमें से केंद्रक एक कोशिका से दूसरी कोशिका में नहीं जा सकता। केवल कोशिका द्रव जो है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। अब बात की जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा, यहाँ पर कोनिडिया के द्वारा होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वही फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, बाइनरी फिजन के द्वारा हो सकता है, और या बडिंग के द्वारा हो सकता है। तो एस्कोमाइसीटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, जिसके आधार पर इसको सेक फंजाई कहा जा रहा है, एस्कोमाइसीटीज में एस्कोस्पोर बन रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण बन रहे हैं। तो यहाँ हम चर्चा करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि पूरी फंजाई का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो किसके आधार पर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कायिक अंगों के आधार पर किया गया। तो मैं कायिक लक्षण थे माइसीलियम, कवक तंतु के आधार पर, दूसरा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर इसका पूरा क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पर एस्कोस्पोर बनते हैं, इस कारण इसको एस्कोमाइसीटीज का कहा गया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर सोमेटोगेमी प्रकार का होता है। सोमेटोगेमी दो कायिक कवक तंतु है, एक को आप मेल मान ले, एक को फीमेल मान ले। दो प्रकार के जो कवक तंतु है, सपोज दैट की ये कवक तंतु है, एक ये है और दूसरा ये है। अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं दोनों के मन। तो सोमेटोगेमी जो है वो 3 चरणों में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 चरण हैं, तीनों चरण आएंगे। प्लाज्मोगेमी, पूरे फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 चरण होंगे। कोशिका द्रव लयन, यहाँ पर केवल कोशिका द्रव का संलयन होता है, केंद्रकों का संलयन नहीं होता, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। दूसरा है
कैरियोगेमी, जहां पर केंद्रकों का संलयन हो जाएगा, एक सिन कैरियोन डिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा, कैरियोगेमी। कैरियो मतलब केंद्र, गेमी मतलब संलयन। तीसरा है मियोसिस। 3 चरण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया में, 3 चरणों में ये होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक मान लीजिए मेल है, एक फीमेल है, 2 कवक तंतु है, दोनों कवक तंतु पास पास आते हैं, तो उनकी ओवेनिस्ट भित्ति जो है वो गल जाती है। यहाँ पर ओवेनिस्ट पास पास आ जाएंगे, और ये बिल्कुल यहाँ। अब इनकी ओवेनिस्ट जो भित्ति है वो गल जाएगी, ओवेनिस्ट भित्ति है दोनों की, यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों गल जाएंगी, और जो दोनों ही केंद्रक है वो एक कोशिका के अंदर आ जाएंगे। ये देखिए दोनों केंद्रक वो है, ओवेनिस्ट भित्ति इनकी गल गई, दोनों केंद्रक एक ही कोशिका में आ गए। जैसे ही दोनों केंद्रक एक कोशिका में आते हैं तो यहाँ पर ये जो हो गई ये क्रिया कहलाती है प्लाज्मोगेमी। ये क्रिया क्या है, प्लाज्मोगेमी। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, कोशिका द्रव का संलयन तो हो गया लेकिन केंद्रकों का संलयन नहीं हुआ। दोनों केंद्रक आपको दिखाई दे रहे, डाइकैरियोन अवस्था है, 2 केंद्रक यहाँ पर है, अलग अलग हो सकते हैं, हेट्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, दोनों केंद्रक अलग अलग कवक तंतु से जेनेटिक जिनका अलग अलग है तो हेट्रोकैरियोटिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही दोनों केंद्रक पास पास आते हैं इससे एक उभार उत्पन्न होता है, ये उभार उत्पन्न होता है। देखिए इस प्रकार चेंजेस हुआ, यहाँ जो दोनों केंद्रक संयुक्त हुए हैं यहाँ क्या बन गया, एक उभार बन गया। ये जो उभार बना है इसको कहा जाता है थैली समान। जो उभार बना है ये बिल्कुल सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, थैली समान सैक नुमा। तो ये जो थैली नुमा उभार है इसको कहा जाता है एस्कोजीनस हाइपी, एस्कोजीनस हाइपी। और ये किसका लाइक है, बिल्कुल शेक नुमा है, थैली नुमा है, तो शेक नुमा संरचना बन जाती है, इस कारण से कहा जाता है सैक। थैली नुमा संरचना यहाँ पर बन जाती है, अतिवृद्धि बन जाती है, एस्कोजीनस हाइपी कहते हैं। और यही कहलाती है एस्कस। इसको क्या कहा जाएगा, एस्कस कहा जाएगा। एस्कस, ये जो थैलीनुमा अतिवृद्धि है इसको कहा जाएगा एस्कस। और बहुवचन बहुत सारे यदि बन जाते हैं तो उनको कहा जाएगा एसआई। तो एक्स का एक वचन है और एसआई बहुवचन है। कुछ समय पश्चात क्या होता है कि ये जो दोनों केंद्रक है ये कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, ये जो दोनों केंद्रक है इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही दोनों केंद्रक एस्कोजीनस हाइपी एस्कस के अंदर प्रवेश करते हैं तो इन दोनों का दूसरी जो नेक्स्ट चरण है ये तो हो गया प्लाज्मोगेमी, नेक्स्ट चरण है कैरियोगेमी। यहाँ पर क्या होता है, दोनों केंद्रकों का संलयन हो जाता है, तो दोनों केंद्रकों का संलयन होकर क्या बन जाएगा, एक द्विगुणित केंद्रक का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्रिया कहलाएगी कैरियोगेमी, केंद्रक संलयन। इसको कहा जाएगा सिन कैरियोन, द्विगुणित केंद्रक बन गया एक सिन कैरियोन। दोनों केंद्रक है, दोनों केंद्रकों का संलयन हो गया, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया, इसको कहा जाएगा सिन कैरियोन। इसके पश्चात जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर एस्कस में, ये तीसरा चरण है मियोसिस। थर्ड जो तीसरा चरण है उसमें होगा मियोसिस, अर्थात इसमें अर्धसूत्री विभाजन होंगे और यहाँ बन जाएंगे इस एस्कस के अंदर 1 2 3 4 अर्धसूत्री विभाजन होकर के एस्कस के अंदर बन जाएंगे ये एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर बन जाते ये एस्कस। तो ये देखा हमने कि एक एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बन गए। तो एक एस्कस में कम से कम 4 से, एक एस्कस के अंदर, इस एस्कस के अंदर बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्कस के अंदर कितने एस्कोस्पोर बन सकते हैं, तो एस्कस में मिनिमम 4 से 8 एस्कोस्पोर हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्कस के अंदर कितने एस्कोस्पोर होते हैं, तो कितने हो गए 4 से 8 एस्कोस्पोर। एक और अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 8, समसूत्री विभाजन होगा तो एक और 8 हो जाएंगे टोटल।
टोटल एसक्यू स्पोर कितने 8। अब क्या होता है कि ये जो एस्कस नुमा संरचना बनी है इसको सुरक्षा पोषण देने के लिए जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बीज है बीज डायरेक्ट तो लगे नहीं होते, बीज किसी अंदर रखे होते किसी के अंदर, फल के अंदर। तो हम जानते हैं कि फल क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है पूरे बीजों को। तो यहाँ भी एस्कस को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए जो पास पास के जो कवक तंतु है, दूसरे जो कवक तंतु उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। ये एस्कस कवक तंतु घेर लिया और इसके अंदर बन गया ये एस्कस हो गया। और भी हो सकते हैं। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी, ये फलनुमा संरचना बना है, इसको कहा जाएगा एस्कोकार्प। दूसरा क्वेश्चन एस्कोकार्प। यहाँ पर ये जो फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार्प, जो कहते हैं पोषण सुरक्षा प्रदान कर रही है, भोजन प्रदान करते हैं इसको एस्कोस्पोर को। तो एक एस्कोकार्प के अंदर कितने एस्कस हो सकते हैं? तो दूसरा क्वेश्चन कि एक एस्कोकार्प के अंदर कितने एस्कस हो सकते हैं? तो यहाँ है 1 से 4 एस्कस हो सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एस्कोकार्प क्या है? फ्रूटिंग बॉडी, फलन काय है इसका। तो एस्कोकार्प के अंदर कितने हो सकते हैं? 1 से 4। ये जो एस्कस है ये बीच बीच में यहाँ स्ट्राइल कवक तंतु भी पाए जाएंगे बीच बीच में, जो कि इनको कहा जाता है पैराफाइसिस। पैराफाइसिस। कुछ समय पश्चात ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ये फट जाएगी और एस्कस से एस्कोस्पोर वातावरण में मुक्त हो जाएंगे, जो नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। अब ये पूरा एस्कोमाइसिटीज आपने देख लिया कि यहाँ पर इसको सेक पंजाई, क्योंकि सेक नुमा संरचना बन गई, थैलेनुमा संरचना बन गई, इसलिए इसको सेक कहा जाता है। इसको एस्कस बोला जा रहा है। एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं और इसकी पूरी फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प कहलाई जाती है। ये जो एस्कोमाइसिटीज का सब क्लास में भी डिवाइड किया गया है। तो पूरा जो इसको डिवाइड किया गया है एस्कोमाइसिटीज को 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर? फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर, फ्रूटिंग फलनकाय के आधार पर। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, तो हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कितने प्रकार की बन सकती है, जिसको कि इनको 3 सब क्लास में बांटा गया है, प्लेक्टोमाइसिटीज, पैरानोमाइसिटीज, डिस्कोमाइसिटीज, और उनमें तीनों ही प्रकार की फ्रूटिंग बॉडीज पाई जाती है। तो ये पूरा का पूरा हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी तक देखा हमने कि यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज को सेक पंजाई क्यों कहा जाता है, और फिर बाद में यहाँ हम पढ़ेंगे सब क्लास की फ्रूटिंग बॉडी और उनके मेंबर कौन कौन से हैं जो एस्कोमाइसिटीज के अंदर आते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।